इस वीडियो के अंदर हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है पार्टीशन ऑफ लैंड। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का ये सबसे अहम टॉपिक है और कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। सो दोस्तों, आपने इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करना है और इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले तो देखें जी, सेक्शन 135 से लेकर 150 तक, 135 से लेकर 150 तक, ये जितने भी सेक्शन हैं ये हमें बताते हैं कि किस तरह एक लैंड को डिवाइड किया जाता है। एक ज़मीन है, उसके 3-4 को ओनर्स हैं या 3-4 बंदे उसके मालिकान हैं। अब उसमें से एक बंदा कहता है कि भाई मुझे अपना हिस्सा दे दो, तो फिर जाहिर बात है उसके लिए फिर वो एक दरख्वास्त देगा, रेवेन्यू ऑफिसर के साथ पास चला जाएगा और रेवेन्यू ऑफिसर साहब उसको ज़मीन डिवाइड करके देंगे। अब ये जो डिवीजन और पार्टीशन का जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा अहम है और सेक्शन 135 से लेकर 150 तक हमें ये सारा कुछ प्रोसेस जो है ना वो बताते हैं। सो देखते हैं, शुरू करते हैं कि ये ज़मीन को किस तरह डिवाइड किया जाता है, किस तरह इसकी पार्टीशन की जाती है। सबसे पहले सेक्शन 135, इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक पार्टीशन की एप्लीकेशन देते हैं। आप एक दरख्वास्त एप्लीकेशन देते हैं रेवेन्यू ऑफिसर को और उसको कहते हैं सर जी ये ज़मीन है, इसमें मैं भी इसका मालिक हूं, मुझे इसका हिस्सा दिया जाए, मैं चाहता हूं को इसको डिवाइड किया जाए। अब जाहिर बात है, और ये दरख्वास्त कौन देगा, वो देगा जो को ओनर होगा ज़मीन का। ठीक है, एक ज़मीन है उसके 10 ओनर्स हैं, ठीक है ना, वहां पे को ओनरशिप है। उसमें से 5 बंदे चाहते हैं कि यार अब हमें अपनी ज़मीन का हिस्सा मिलना चाहिए, अब हम यानी कि चाहते हैं कि हम खुद से कुछ काम करें, तो हम चाहते हैं कि अब ये ज़मीन जो है ना ये डिवाइड हो जाए हमारे में और जो हमारा हिस्सा वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी जो कोई भी को ओनर होगा ज़मीन का वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा रेवेन्यू ऑफिसर को और कहेगा कि सर ये काइंडली दरख्वास्त है हमारी, वो फला जो ज़मीन है ना उसमें से हमें हिस्सा दिया जाए, इसको शेयर किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए इस ज़मीन को। अच्छा, ये जब आप एप्लीकेशन देंगे ना, तो मतलब जो भी शख्स ये दे रहा है, जाहिर बात है वो ज़मीन का को ओनर होगा, तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं वो यानी कि अहम होंगी, वो आपने रखनी होगी नज़र में कि भाई ये 3 कंडीशंस होंगी तो तभी आप ना पार्टीशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 1, पहली कंडीशन ये है कि भाईजान वो जो शख्स दरख्वास्त दे रहा है ना, उसका नाम रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में होना चाहिए। अब रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स क्या होता है, ये मेरी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं यार। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ना सारी की सारी जो प्रॉपर्टी, जो भी लैंड्स होती है ना, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उनके जो मालिक, जो ओनर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, वो सारा कुछ होता है, उसका मैप वहाँ पे पता होता है, वो लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे ज़मीन है, सारा कुछ। तो अगर उस शख्स का रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के अंदर नाम मौजूद है कि ये जो ज़मीन है इसका ये शख्स भी को ओनर है, तो इसका मतलब ये है कि भाईजान ये ज़मीन वाकई ये इसका को ओनर है, तो ये दरख्वास्त दे सकता है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपने ये कंफर्म करना है कि वाकई ये बंदा को ओनर है भी कि नहीं है, तो आपने रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में जाना है, वो रजिस्टर ओपन करना है और उसने देखना है कि यार ये जो ज़मीन जिसको ये चाह रहा है कि इसकी पार्टीशन हो जाए, इसको डिवाइड किया जाए, क्या उसमें कहीं ये इसका नाम मौजूद है को ओनरशिप की लिस्ट के अंदर। अगर नाम मौजूद है तो भाई ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके बाद उसके पास एक वैलिड डिक्री होनी चाहिए, यानी अदालत ने कोई हुक्मनामा जारी किया हो उसके हक में कि भाई ये फलां जो ज़मीन है उसका ये बंदा भी को ओनर है। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है वहाँ पे आपकी जगह किसी और बंदे का नाम लिखा हुआ था गलती से और आपने उसके ऊपर मुकदमा दायर किया हुआ था, आप अदालत जा चुके थे और अदालत ने फिर एक फैसला दे दिया क्योंकि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में आपका नाम नहीं है, आपकी जगह किसी और बंदे का नाम है, लेकिन आपने केस किया हुआ था और आप केस जीत चुके हैं और अब आपके पास अदालत का एक फैसला मौजूद है जिसमें यह बिल्कुल वाज़ेह है कि भाई वो फला ज़मीन का जो बंदा है ना ये भी को ओनर है। पहले हालांकि उस जो ऊपर वाली लिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में आपका नाम नहीं था, मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि अब अदालत का फैसला है उसने वाजे कर दिया कि नहीं भाई ये बंदा भी मालिक है को ओनर और इसका नाम भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के अंदर शामिल कर दिया जाए। सो यानी दूसरी रीजन, या तो आपके पास अदालती हुक्मनामा मौजूद हो जिससे पता चले कि वाकई आप भी जमीन के यानी कि मालिक हैं। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन ये है कि रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर राइट, या आपके पास एक रिटन एक्नॉलेजमेंट हो, आपको यानी कि जो ज़मीन के मालकान हैं उन्होंने आपको हक दिया हो कि जी आप हमारे बिहाफ पे पार्ट इस ज़मीन को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उन्होंने अपना जो राइट है वो आपको दिया हो। ठीक है, इस तरह का अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तब भी आप जनाब पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो सेक्शन है 135, उसके अंदर ये 3 कंडीशंस आपने नज़र में रखनी है। सबसे पहले तो उस बंदे का
नाम मौजूद होना चाहिए रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के अंदर, जहां पे प्रॉपर्टी के नाम लिखे होते हैं, जहां पे को ओनरशिप के लिस्ट दी जाती है। अगर वहां पे नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास एक अदालती हुक्मनामा है, वैलिड डिक्री है, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि ये फलां ज़मीन जो है ना उसका ये शख्स भी को ओनर है, तब भी बात आप दाखिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं पार्टीशन की। या तीसरा, आपके पास एक रिटन एक्नॉलेजमेंट हो, आपको किसी ने यह राइट दिया हो, लिख के दिया हो कि मेरे ब्याह पे ये बंदा जो है ना ज़मीन को डिवाइड करवा सकता है या दरख्वास्त दे सकता है। तो सबसे पहले तो भाईजान 135 सेक्शन आ गया हमारे पास, जिसके अंदर ये आप एप्लीकेशन दायर करेंगे पार्टीशन के लिए। अच्छा जी, अब ये एप्लीकेशन आप किसके पास दाखिल करेंगे, ये लिखा हुआ है सेक्शन 150 के अंदर। जनाब, रेवेन्यू ऑफिसर जो ज़मीन को जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़मीन की पार्टीशन करे, वो भाईजान कम से कम एटलीस्ट वो बंदा जो होगा वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड होगा। हाँ जी, असिस्टेंट कलेक्टर जो फर्स्ट ग्रेड होगा ना, उसके पास आप ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अच्छा जी, वैसे जो सेक्शन है ना 135 से लेकर 150, अगर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। सो हमने ये किया है कि इसको ज़रा इस तरह अरेंज किया है ताकि ये आपको याद करने में आसान रहे, समझाने में भी आसान रहे, और जब आप पेपर में एग्जाम में इसको आप लिखें तो अब आपको क्लियर हो कि हम स्टेप वाइज इसको ना ज़रा ऑर्गेनाइज किया। इसीलिए मैंने सबसे पहले सेक्शन 135 के बाद सेक्शन 150 का जिक्र किया है ताकि चीज़ें आपस में गिडमिड ना हो, क्लियर रहे। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है सेक्शन 136, और इसमें क्या है कि भाईजान वो कौन सी जमीन है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन है भाई। सबसे पहले वो जमीन जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जहां पे इबादत की जाती है, मस्जिद है, मंदिर है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, बुरियल ग्राउंड्स, वो जगह जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, जैसे कब्रिस्तान है, ये इस तरह की चीज, उसको भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। वाटर सोर्सेज है, कोई झील है, कोई नहर है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ऐसे ग्राउंड्स जहां पे घास फूस लगी हुई है, ठीक है जी ना, तो वहां पे भी आप जो है ना उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और इसके अलावा टाउन विलेज साइट्स, वो जगह जहां पे गांव हैं, गांव की आबादी है, ठीक है, उनको भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये वो जमीन के हिस्से हैं, वो लैंड्स, उनके अंदर ये लिमिटेशन से इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी जो भी चीज आपको पसंद आती है आप उसको डिवाइड करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब सेक्शन 143 के अंदर इन्हीं जो ये ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको आप डिवाइड नहीं करते उनके बारे में लिखा हुआ है कि इनको हम रेवेन्यू ऑफिस से डिवाइड तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देख सकता है। इनका अगर कोई रेवेन्यू है, इसका कोई प्रॉफिट है, कोई शेयर है, ये सारे मामला देख सकता है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो सेक्शन 136 के अंदर हमने क्या देखा, वो प्रॉपर्टीज जो डिवाइड नहीं हो सकती, जिसमें इबादत की जगह आ गई, ब्रियल ग्राउंड्स आ चुके हैं, वाटर सोर्सेज, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ठीक है जी, जमीन गांव और टाउन की साइट्स, ठीक है जी। और लेकिन इनको डिवाइड तो नहीं कर सकता, लेकिन इनके एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, और वो लिखा हुआ है सेक्शन 143 के अंदर। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं प्रोसेस पार्टीशन का। सबसे पहले आपने दरखास्त दी, ओके जी, दे दी। दरखास्त जैसे मिल जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि ना वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, वो नोटिस जारी करता है। अब देखो यार, एक प्रॉपर्टी है, उसके 10 को ओनर्स हैं, उसमें से 5 को ओनर्स चाहते हैं कि यार ज़मीन को डिवाइड किया जाए, हमें अपना हिस्सा दिया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी शुरू कर लें, हम मतलब अलग होना चाहते हैं, ठीक है जी ना। तो अब जो रेवेन्यू ऑफिसर साहब वो क्या करेंगे कि जो दूसरे को ओनर्स हैं ना, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, उनको भी नोटिस भेजेगा कि भाई साहब ये जो आपकी ज़मीन नहीं है उसमें से ये 5 बंदे अपना शेयर मांग रहे हैं, तो हाँ भाई आप लोग क्या कहते हो, तो वो उनको भी बुलाएगा। और इसके अलावा अगर कोई और भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनको भी ये नोटिस जारी करेगा, और ये किस सेक्शन के होगा, 137 सेक्शन के तहत। उसके बाद सेक्शन 138 के अंदर यह है कि अगर बाकी जो को-ओनर्स हैं, जो जिन्होंने दरखास्त नहीं दी, अगर उनमें से कोई वो भी राजी हो जाता है कि हाँ जी यार हम भी चाहते हैं कि बस अगर ये डिवाइड चाहते हैं कि ज़मीन की पार्टीशन हो जाए, तो चले ठीक है, फिर हम भी शामिल हो जाते हैं, तो वो फिर जनाब सेक्शन 138 के तहत आप उस दरखास्त के अंदर उन लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। असल होता ये है ना कि प्रॉपर्टी में अगर 4-5 को ओनर्स हैं, तो एक बंदा डिवाइड होना चाहता है, पार्टी का अपना ज़मीन का शेयर मांग रहा है, तो 3 नहीं मांग रहे, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर यही कहता है कि यार वो अगर वो एक बंदा अपना हिस्सा मांग रहे, तो तुम भी अपना हिस्सा लेके निकल जाओ भाई, मसले को हल करो, क्यों प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सेक्शन 38 के तहत उन लोगों को भी फिर मौका दिया जाता है कि वो अपनी दरखास्त देके जनाब इस पार्टीशन के हिस्से में अपना हिस्सा डालें और वो भी दरखास्त दे दें, ठीक है जी। सेक्शन 137, 138 क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं।
अच्छा जी, सेक्शन 140 के अंदर ये होता है कि अगर आपकी दरखास्त मंजूर हो जाती है पार्टीशन की, तो वहां पे रेवेन्यू ऑफिसर साहब क्या करते हैं, फिर दो चीज़ों के या दो मामला देखते हैं। वो दो कौन से? एक तो वो ये देखता है कि यार पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, उनको देखेगा। और उसमें बुनियादी तौर पे दो इश्यूज होते हैं। एक तो वो ये कि जो प्रॉपर्टी का जो टाइटल है उसको देखेगा कि प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, जो ओनरशिप है, वो किसके पास है, नंबर वन। नंबर टू, फिर ये दूसरा इशू ये होगा कि किस तरह प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाए, मोड ऑफ पार्टीशन क्या होगा, इन दोनों को देखेगा। इसके हवाले से सेक्शन 141 है, वो फिर मैं मजीद बताता है। अगर प्रॉपर्टी टाइटल का इश्यू है, क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर जनाब जो रेवेन्यू ऑफिसर साहब है ना, सबसे पहले तो वो इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके देखेंगे कि भी जो टाइटल है वो किसके नाम पे है, किसकी ओनरशिप है, किसके पास ये ज़मीन है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद पार्टीज को बुलाएगा। अगर वाकई कोई डिस्प्यूट है ओनरशिप का, टाइटल का, किसी एक ऐसे शख्स के पास है जो अब मौजूद नहीं है हम में से, तो खैर फिर उन पार्टीज को बुला के उनकी बातें सुन के उस मसले को हल करेगा। यानी सेक्शन 141 के अंदर अगर प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, जो ओनरशिप का जो टाइटल है, उसका अगर कोई इशू है, तो वो जनाब रेवेन्यू ऑफिसर साहब उस मामलात को इनकी इंक्वायरी करके, लोगों से पूछताछ करके, सबको बुला के उस मसले का हल निकालेंगे और अपना एक फैसला देंगे। अच्छा जी, सेक्शन 142 में फिर एक दूसरा जो इशू है उसको ये टैकल करेगा रेवेन्यू ऑफिसर साहब। और वो कौन सा होगा? वो ये देखेगा कि प्रॉपर्टी को किस तरह डिवाइड किया जाए, उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाए, ठीक है जी। तो उसमें यह है कि वो जनाब सारा कुछ ना इंक्वायरी वगैरह करके अपना फैसला सुनाएगा और बताएगा कि जी इस पार्टी को हम इस तरह, यानी इस जमीन को या इसकी पार्टीशन हम इस तरह करेंगे। अब उसमें फिर अगर उसने फैसला दे दिया है और जो पार्टीज हैं वो चाहती है, वो मुतमईन नहीं है उसके फैसले से, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जनाब अपील दाखिल कर सकती हैं रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले के खिलाफ कि भाईजान ये जो तरीका बताता है ना पार्टीशन का, ये हमें मंजूर नहीं है, इस तरह थोड़ी होगा डिवाइड, इस तरह थोड़ी होगी डिवीजन, ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर कोई बंदा जो उस रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले से बिल्कुल डिससेटिस्फाई है, तो अगर वो चाहता है तो वो दरखास्त विथड्रॉ भी कर सकता है पार्टीशन प्रोसीडिंग से। वो चाहता है कि नहीं नहीं जी, हमें ये ज़मीन को डिवाइड नहीं जाना भाई, हम अपनी दरखास्त वापस लेते हैं, तो वो वापस भी ले सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर बाकी जो लोग चाहते हैं कि इसका ये प्रोसेस सही चल रहा है और रेवेन्यू ऑफिसर जो तरीका बताते हैं ज़मीन को डिवाइड करने का बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो मामला कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो दरखास्त वापस लेना चाहेगा तो वो निकल जाएगा, बाकी प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा जी, अब सेक्शन 142A के अंदर एक ये चीज भी दी गई है कि टाइम लिमिट दी गई है रेवेन्यू ऑफिसर को कि भाईजान आपके पास 180 दिन है, 180 दिन के अंदर अंदर आपने इस जमीन को डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। आपके पास दरखास्त आई, उस दरखास्त के बाद 180 दिन के अंदर अंदर रेवेन्यू ऑफिसर पाबंद है कि वो जमीन को डिवाइड करे, पार्टीशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करे। लेकिन उसके बाद भी अगर उसको समझता है कि उसके पास ऐसे रीजंस हैं, वजूहात हैं कि नहीं यार मुझे मजीद टाइम चाहिए, तो फिर जनाब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को जो है ना वो रीजंस लिखेगा, बताएगा, सबमिट करेगा अपना केस। लेकिन उसके लिए भी उसके पास होगा 15 दिन का टाइम होगा कि 15 दिन के अंदर, यानी 180 के अंदर 180 जो दिन है ना उसके अंदर ही रह के 15 दिन का टाइम होगा कि 15 दिन के अंदर अंदर वो जनाब दरखास्त दायर करेगा और अपने जो है ना सीनियर साहब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनको बताएगा, रीजंस बताएगा कि सर मुझे मजीद टाइम दिया जाए। यानी 180 दिन पूरे नहीं हुए उससे पहले उसने दरखास्त देनी है। ऐसे ना हो कि 180 दिन पूरे हो जाए फिर दरखास्त देता, फिर ऐसे नहीं होगा। उससे पहले उसने दरखास्त देनी और उनको कहना कि सर जी मुझे मजीद टाइम चाहिए, मैं बड़ा फंस गया हूँ, ये ज़मीन का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो मुझे मजीद टाइम चाहिए ताकि मैं इसकी पार्टीशन करवा सकूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद जनाब पार्टीशन हो जाती है तो उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बोलते हैं। सेक्शन 145 के तहत उसमें नाम सब कुछ लिख जाएगा कि भाई फलां फलां बंदे के हिस्से में ये ज़मीन है, फलां ज़मीन का शेयर इसके नाम पे, यानी ज़मीन के टुकड़े हो चुके हैं और सबको अपना अपना टुकड़ा मिल चुका है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 144 हम देखेंगे तो उसमें यह होगा कि पार्टीशन के बाद अब इस जमीन का रेवेन्यू किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रेट किस तरह किया जाएगा। देखिए जब जमीन ये सब 10 बंदों के पास थी तो उसका रेवेन्यू और रेंट एक अलग होता था। अब ये सबके अपने अपने हिस्से में इसके टुकड़े बन चुके हैं, शेयर्स आ चुके हैं, तो अब इसका रेवेन्यू और रेंट भी डिफरेंट होगा ना। तो वो सारा कुछ जनाब डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, कितना रेवेन्यू बनेगा इस हिस्से का, इस हिस्से का, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ रेवेन्यू ऑफिसर साहब करेंगे। वो डिटरमाइन करेंगे, अमाउंट्स बताएंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, ताकि लोगों को क्लियर हो कि जी जब जमीन हमारे साथ में थी उसका रेवेन्यू रेंट अलग होता था, अब हमारे अपने अपने हिस्से आ चुके हैं, हमारे पास अपनी अपनी जमीन आ चुकी है, अब इसका रेंट और रेवेन्यू डिफरेंट होगा। और वो ये कौन बताएगा हमें? ये रेवेन्यू ऑफिसर हमें बताएंगे।
और ये होगा सारा कुछ सेक्शन 144 के अंदर, और सेक्शन 145 के अंदर उसका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन वो तैयार हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर सारी डिटेल होंगी किस तरह डिवाइड किया जाए, किस बंदे के हिस्से में क्या जमीन आई है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि सेक्शन 146 के तहत जनाब जो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है उसकी पोजीशन के लिए ना उसकी पोजीशन दी जाती है, लोगों को जिनके हिस्से में ज़मीन है उनको उनकी पोजीशन दी जाती है, ठीक है ना। वो जो ओनर्स हैं ना वो अपनी लैंड का हिस्सा यानी कि उनके पास ये राइट होगा कि वो अपनी उस ज़मीन जो डिवाइड हो चुकी है उसको वो हासिल कर सकें, ठीक है जी। और रेवेन्यू ऑफिसर साहब जो है ना वो पाबंद होंगे कि जनाब ये जो पार्टीशन है ना, ये जो पोजीशन है हर एक बंदे को मिल जाए, ताकि मुकम्मल उसका सेटिस्फिकेशन हो जाए कि ज़मीन के टुकड़े हुए चुके और सबको अपनी अपनी पोजीशन मिल चुकी है ज़मीन की। अच्छा जी, इसके अलावा सेक्शन 147 में ये लिखा हुआ है कि अगर कुछ लोग हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर के बगैर ही जमीन को डिवाइड करके आपस में मामला तय कर देते हैं तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं ऐसे ना, वो क्या करते हैं, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के पास नहीं जाते, वो प्राइवेटली ना लैंड ज़मीन को डिवाइड कर देते हैं या किसी से करवा लेते हैं जो एक्सपर्ट बंदा होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास आते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर साहब क्या करेगा, उस सारे प्रोसेस को वेरीफाई करेगा कि हाँ आया इन्होंने जो ज़मीन को डिवाइड किया है, इसकी जो पार्टीशन की है वो कानून के मुताबिक की है, ये ऊपर जितने भी सेक्शन है ना 135 से लेकर 146 तक, क्या इन सब सेक्शंस को इन्होंने फॉलो किया है, यानी उसी तरीके से डिवाइड किया जिस तरह हम करते हैं, यानी जिस तरह रेवेन्यू ऑफिसर करता है, तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी और इनका मसला हल हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा सेक्शन 148 है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये इख्तियार भी है कि वो जनाब जो पार्टीशन की कॉस्ट आती है वो डिटरमाइन करेगा, हमें बताएगा कि भाई कितना खर्चा लगेगा पार्टीशन के ऊपर, और दूसरा ये है कि पार्टीशन के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको भी ये तब्दील कर सकता है। और उसके बाद आता है सेक्शन 149, यहाँ गलती से मैंने 148 लिख लिया है, आपने 149 कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम। अब ये क्या है यार, कुछ इलाकों में ना हर कुछ दिन के बाद, हर कुछ अरसे बाद जमीन को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी जमीन की पार्टीशन है ना वो हर 6 माह बाद, हर 1 साल बाद, या 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद की जाती है, यानी पीरियडिकली उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि वहां पे ये कस्टम होता है। कुछ गांव पे ये कस्टम्स होते हैं, हर 10 साल बाद वो किसी और को जमीन देते हैं, वो किसी और को देते हैं, यानी ये इस तरह जमीन की पार्टीशन होती रहती है, कभी इस तरह, कभी इस हिस्सा आपके हिस्से आ जाएगा, कभी इतना हिस्सा उसको दे दिया। ये जो पार्टीशन होती है बार बार, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होती है कस्टम के मुताबिक, इसमें फिर क्या रोल है रेवेन्यू ऑफिसर का, कि रेवेन्यू ऑफिसर साहब क्या करेंगे कि उसके पास वही इख्तियार है, ठीक है, जो पिछला जितना प्रोसेस है वही है, और वो फिर सारे की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको उस कानून के मुताबिक और वहाँ का जो एस्टेब्लिश्ड कस्टम होगा, वहाँ की जो रवायत होगी उसके मुताबिक वो ज़मीन को डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर एक गांव के अंदर एक नहर बहती है और वो हर कुछ साल बाद अपना रास्ता तब्दील करती है, तो ज़मीन जो है ना, जारी बात है कुछ ज़मीनें जो है ना वो पानी के नीचे आ जाती हैं, वहाँ पे पानी आ जाता है, कुछ ज़मीनें मतलब बच जाती हैं, तो फिर इसलिए वो गांव वाले क्या करते हैं, ज़मीन को डिवाइड करते रहते हैं। अच्छा जी यार, इस दफ़ा मेरी ज़मीन जो है ना नहर के नीचे आ चुकी है, दरिया के नीचे आ चुकी है, तो ये वाला हिस्सा मैं तुम्हें देता हूँ, ये हिस्सा वाला तुम मुझे दे दो ताकि मेरा नुकसान ना हो। तो यानी वो ज़मीन को इस तरह डिवाइड करते रहते, तो वो जो प्रोसेस है वो भी रेवेन्यू ऑफिसर साहब देखेंगे, उसको कानून के मुताबिक देखेंगे, और साथ में जो एस्टेब्लिश्ड कस्टम है उसके मुताबिक देख के जनाब वो ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। सो ये है सेक्शन 149, यहाँ पे 148 लिखा हुआ है, आपने 149 कर देना है। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक पार्टीशन ऑफ लैंड। बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, बस इसकी हेडिंग्स और इसका जो प्रोसेस है इसको अपने जहन में रखना है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।